नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक मछुआरे का गांव आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर शहर बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम हांगकांग के इतिहास को समझेंगे। दूसरा, हम ये समझेंगे कि क्या हांगकांग और चाइना के बीच में क्यों हमेशा मतभेद होते रहते हैं। तीसरा, हम ये समझेंगे कि क्या हांगकांग एक Hong's pro-democracy movement. चाइना ने हांगकांग की जितनी भी फ्रीडम्स थी उसको खत्म रिपब्लिक देश है, एक आज़ाद देश है या एक चाइना का पार्ट है। चारवा, हम ये समझेंगे कि हांगकांग के ग्रोथ के लिए was once regarded as Asia's freest city. Semi-autonomous region and an open economy that had become the world's envy. हांगकांग के डेवलपमेंट के लिए कौन से ऐसे स्टेप लिए गए जिससे कारण हांगकांग पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप सिटीज में से एक हो जाता है। The reason for India's interest in the goings on in Hong Kong is trade. While it is certainly not business as usual. पांचवा, हम हांगकांग के इकोनॉमी के बारे में, हांगकांग की अर्थव्यवस्था के बारे में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हांगकांग का इतिहास शुरू होता है भारत से। भारत पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों को एक नया मार्केट चाहिए था बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जिस प्रकार भारत में किया था। और अंग्रेजों को वो मार्केट मिलता भी है चाइना, जिसमें कोंग अम्पायर का शासन था। ओपियम यानी अफीम, इसी अफीम के पीछे सारी लड़ाई हुई थी। सबसे पहली ओपियम वॉर 1839 में हुई थी और बेस का बैकग्राउंड में ये था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से सिल्क और चाय जैसे कमोडिटीज खरीदते थे ताकि उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में बेचा जा सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स जो सामान खरीदते थे उसके बदले उन्हें चीन को चांदी के सिक्के देने पड़ते थे, क्योंकि चीन उनसे कुछ नहीं खरीदता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में तब अफीम की खेती शुरू कर दी और फिर वो इसे चाइनीज स्मगलर्स को बेचने लगे। 1797 तक ये ट्रेड इतना बड़ा हो गया था कि हर साल वो 4000 से ज्यादा बॉक्सेस, जिसमें हर बॉक्स में करीब 77 किलो अफीम होती थी, चीन को बेचने लगे थे। ये वो समय था जब अफीम को मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अफीम की भारी मात्रा में सप्लाई के कारण लोग इसे नशे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। कई सारे अलग अलग चाइनीज एम्परर्स ने उस वक्त इसे बैन करने की कोशिश की थी। इसे 1729, 1799, 1814 और 1831 में 4 बार बैन किया गया। धीरे धीरे करके शुरुआत में ब्रिटिशर्स चाइना में लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वॉचेस हो गए, कपड़े हो गए, ये सब सामानों को बेचते थे चाइना में। लेकिन चाइनीज़ को ये सब पसंद नहीं आता है, जिसके कारण जो बिजनेसेस जो ब्रिटिशर्स करना चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स को एक आइडिया आता है क्यों ना हम एक ऐसे सामान को बेचें जिससे हमें बहुत ही मुनाफा हो। तो वही ब्रिटिशर्स शुरुआती टाइम में ही अफीम को भारत में, जो ओपियम बोलते हैं या अफीम बोलिए, वो उत्पादे थे, मैन्युफैक्चर करते थे भारत के किसानों के साथ ज़बरदस्ती। और वही अफीम को करके जो चाइना की आधा से ज़्यादा आबादी अफीम की शिकार हो गई, अफीम की एडिक्टेड हो गई। और धीरे धीरे करके वही ये जो जितना भी अफीम का कारोबार है वो धीरे धीरे करके वो आदत लग गया, जिसके कारण चाइना की आबादी, आधा से ज़्यादा आबादी, वो काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे करके वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा हुआ कि चाइना की पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी के पूरे देश ही बर्बाद हो जाएगा। जिसके कारण चाइना की गवर्नमेंट, जिसमें कोंग अम्पायर का शासन था, वो अफीम को बैन कर देती है। ना वो कहीं कोई देश से मंगाएगी और ना अफीम को कंज्यूम करेगी, कि चाइना की कोई भी पब्लिक कंज्यूम नहीं करेगी। तो वही ब्रिटिशर्स को लगता है धक्का कि इतना बड़ा जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे अफीम से, अगर ये बंद हो गया तो हम इतना जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो बंद हो जाएगा। जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे सडनली 1841 में चाइना पे अटैक कर देते हैं। और धीरे धीरे करके ये युद्ध 1 साल तक टिकता है। और reaches the Pearl River. China is confident it has all its defenses in place. It was a major operation to get the 1 साल तक टिकता है। और उसी समय जो ब्रिटिशर्स थे, हांगकांग जो उस समय में आइलैंड था, वो जीत जाते हैं। और धीरे धीरे करके पहला युद्ध होता है, पहला ओपियम वॉर, जिसमें चाइना की हार होती है। Cheer as the Chinese emperor. China has lost the war. और फिर दूसरा युद्ध होता है। ये इसलिए होता है कि ब्रिटिशर्स इलीगली जहाँ पे हांगकांग को जीते थे, वो आइलैंड को इलीगली वहाँ से, उस रास्ते से इलीगली चाइना में जो ओपियम को बेचते थे। जिसके कारण जो वहाँ की सरकार थी वो भी नाखुश थी। वहाँ की पब्लिक फिर से जो ओपियम थी, अफीम की, एडिक्टेड होने लगे, फिर से वो अफीम का लत लगने लगा। और जिसके कारण ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके कर रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उसे भी इतना मेहनत करके अफीम को बेचना पड़ रहा था चाइना में। इसलिए फिर से ओपियम वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है 1842 में, जिसमें चाइना और ब्रिटेन के बीच फिर से ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध भी 1 साल तक टिकता है, जिसमें
ये जो ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ के बीच में जो युद्ध होता है, जिसमें फिर से चाइनीज़ हार जाता है and has no option but to negotiate a peace treaty. In 1842, they signed the Treaty of Nanking. इसमें ब्रिटिशर्स फिर से जीतते हैं और कॉलोन आइलैंड, जो कि हांगकांग के बगल में एक आइलैंड था, उसको जीत जाते हैं और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स को ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ को लगता है कि ये कोई was put into place. Britain gained a new territory on a 99-year lease agreement, and Hong Kong got its modern shape. The lease was set to expire in 1997, but was preceded by years of negotiations between China and Britain. It resulted in a new agreement with the handover of not only the new territories, but the entire Hong Kong, in exchange for China's pledge to preserve the city's capitalist system. फायदे का ये सौदा नहीं है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि क्यों ना मुझे जो हांगकांग वाला रीजन है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यही जो रीजन है आपका एक आइलैंड है, वो आइलैंड को आप मुझे लीज पे दे दो 99 साल के लिए। 1841 से लेकर 1993 तक ये जो आप हांगकांग आइलैंड को देख रहे हो, तो वो आइलैंड ट्रीटी ऑफ नैकिंग के जरिए ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा 99 साल के लिए लीज पे। अब इसी कारण ब्रिटिशर्स को ये जो ब्रिटिशर्स प्रपोजल दिए थे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर दिए। चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगा कि अब युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, ये छोटा मोटा आइलैंड है, इससे क्या होने वाला है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जिसके कारण ये धीरे धीरे करके यही जो हांगकांग का रीजन था 1841 में चाइना के अंदर चल जाता है। उसके बाद यही रीजन उसी बीच में जो जापानीज इंपीरियल आर्मी थी, जिसके रूलर थी हिरोहितो, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, उसी समय में जापानीज इंपीरियल आर्मी जापान पे हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है। धीरे धीरे करके समय बीता गया और हांगकांग जो ब्रिटिशर्स का पार्ट था, ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के साथ जो नाजी और एक्सेस ऑफ पावर इस सब के बीच में युद्ध हो रहा था, उसी समय में हांगकांग जो उसका रीजन था उस पर फोकस नहीं कर पाए और उसी समय में जो जापान की आर्मी थी वो हांगकांग को भी जीत लेती है। उसी समय में 1941 से लेकर 1945 तक जापान का हांगकांग पे कब्जा होता है। इन 4 सालों में जो जापान था बुरी तरीके से जो हांगकांग के जितने भी लोग थे, हांगकांग की जितनी भी औरतें थे, जितने भी बच्चे थे और हांगकांग के जितने भी बिजनेसेस थे उसको बर्बाद कर देती है। वहाँ की औरतों के साथ बुरी तरीके से रेप किया जाता है, वहाँ के आदमियों के साथ बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये जो हांगकांग का प्रोविंस है, धीरे धीरे करके जापान पे अमेरिका के द्वारा आक्रमण होता है, वही हिरोशिमा और नागासाकी वाला, जिसके कारण जो जापान था वही मतलब हांगकांग को जो कब्जाया था वो ब्रिटिशर्स को दे देता है। फिर से 1997 का समय आता है, जो कि समय आ चुका था, जो 99 साल के लिए ट्रीटी हुआ था ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ के बीच में, वो ट्रीटी आ जाता है। वो समय आ जाता है कि ब्रिटिशर्स जितने भी हांगकांग के पार्ट को वो चाइना को दे देंगे, सौंप देंगे। लेकिन ये दिक्कत थी कि हांगकांग में जितने भी ब्रिटिशर्स कंपनीज थी, अमेरिकन कंपनीज थी, वो हांगकांग पे अपना बिजनेसेस जो है सेटअप कर चुकी थी, बिजनेसेस बड़े लेवल पे कर चुकी थी, अपनी फैक्ट्रीज बना चुकी थी, अब वो वहाँ से हटा नहीं सकती थी। जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि हम जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि आप 50 साल के लिए जो हांगकांग है उसको आप ऑटोनॉमी देंगे, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह ट्रीट करेंगे, कि हांगकांग का एक खुद का फ्लैग होगा, खुद का झंडा होगा। आप देखते होंगे हांगकांग को एक चाइना के फ्लैग के साथ नहीं किया जाता, हांगकांग का खुद का फ्लैग है, खुद का झंडा है, हांगकांग का खुद का एक राष्ट्रगान है, हांगकांग का खुद का एक छोटा सा संविधान है, जिसमें उनका खुद का एक, वो चाहे तो कम्युनिज्म को भी अपना सकते हैं, वो चाहे तो कैपिटलिज्म को भी अपना सकते हैं। लेकिन हांगकांग का शुरू से ही ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस होने के कारण, अमेरिका का प्रभाव होने के कारण हांगकांग पे लोकतंत्र छाता है, एक सरकार बनती है और धीरे धीरे करके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने के कारण हांगकांग पे कैपिटलिज्म जो व्यापार पूंजीवाद को बढ़ाना था वो आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगता है। जिसके कारण हांगकांग के लोगों के पास पूरा अधिकार था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते थे, वो अपने जितने भी उसके लोगों के पास पूरा अधिकार था रेदर देन मेनलैंड चाइना के मुताबिक। अब ये सब हो गया, क्लियर हो गया कि हांगकांग के इतिहास का है। अब हम ये समझते हैं कि हांगकांग और चाइना के बीच में क्यों हमेशा मतभेद होते रहते हैं। बवाल की ये तस्वीर हांगकांग की, सड़कों पर दौड़ते भागते लोग और सुरक्षा बल के जवान आंसू गैस के गोलों से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश, चारों तरफ भारी अव्यवस्था का मंजर। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। सोमवार शाम सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारी इमारत में तोड़फोड़ कर रहे हैं।
काफी मशक्कत के बाद किसी तरह संसद भवन को प्रदर्शनकारियों से खाली कराया जा सका। इससे पहले लोकतंत्र समर्थक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कल दोपहर शांति मार्च निकाला। इन लोगों की मांग थी कि बीजिंग समर्थक नेता इस्तीफा दें। इसी प्रदर्शन में कुछ नकाबपोश युवा भी शामिल हो गए, जिनका पुलिस के साथ टकराव हुआ और फिर वो संसद भवन में प्रवेश कर गए। क्यों हमेशा हांगकांगर्स जो है चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं? When we experience police brutality in the past 3 months, the only thing aware by Hong Kong people is no police, we have peace. इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे अगर आप हांगकांग को अगर आप देखें तो हांगकांग एक लोकतांत्रिक, मतलब लोगों को सर्वोपरि माना गया है। लोगों के पास पूरा अधिकार है, वो अपना चाहे तो कोई भी धर्म को चूज कर सकते हैं। जैसे हांगकांग में बहुत सारे धर्म हैं, वो चाहे तो कोई भी भाषा को बोल सकते हैं, उसमें कोई फोर्सफुली चाइनीज़ भाषा को नहीं थोपा जाएगा। वहाँ पे चाहे तो कोई भी एथनिक ग्रुप मतलब कोई भी देश के वहाँ पे आदमी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चाइना में नहीं रह सकते। वही अगर आप हांगकांग में देखें तो फिलीपींस भी रहते हैं, इंडोनेशियन भी रहते हैं, वहाँ पे मलेशियंस भी रहते हैं, वहाँ पे नेपालीज भी रहते हैं और इंडियंस भी वहाँ पे रहते हैं। दूसरा वजह ये भी है कि हांगकांग में हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते हैं चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए क्योंकि जो चाइना की गवर्नमेंट है फोर्सफुली अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है हांगकांग में तो वो दबा देती है। Position and crackdown on democracy in this semi-autonomous region. The Hong Kong Journalists Association says it's a worrying development for media freedom. It never happened before in Hong Kong in recent, perhaps decades. We've seen that perhaps in third world cities and countries, but we never expected that would have happened in Hong Kong, but it did happen, causing फोर्सफुली मतलब अत्याचार तरीके से हांगकांग के जितने भी लोग हैं उसको We are asking for free election. Now free Hong Kong or जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। जैसे 2019 और 2020 में एक साल तक हांगकांग प्रोटेस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे लाखों लोग चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद डॉल्स एंड गैवेना प्रोटेस्ट भी होता है, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद अम्ब्रेला मूवमेंट भी होता है चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें लाखों लोग, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन के कारण, क्योंकि हांगकांग का कल्चर अलग है, हांगकांग का इन्फ्लुएंस अलग है, हांगकांग का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है शुरुआती टाइम से ही। हांगकांग में शुरुआती टाइम से ही बहुत सारे इन्फ्लुएंस होने के कारण वो एक कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। वही चाइना का एक कम्युनिज्म को फॉलो करता है। वहाँ पे लोगों के पास वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, वहाँ की सारी जितनी भी पावर है वहाँ की सरकार के कारण हांगकांग के लोग हमेशा चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्या हांगकांग एक आज़ाद देश है, क्या हांगकांग एक रिपब्लिक कंट्री है, या एक हांगकांग चाइना का पार्ट है। तो शुरुआती टाइम में अगर आप देखें तो 1997 जो ब्रिटेन छोड़ता है तो एक कंडीशन के साथ छोड़ता है कि हांगकांग को आप एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह छोड़ेंगे, जिसमें आप हांगकांग को एक स्पेशल ऑटोनॉमी देंगे कि वहाँ के लोगों के पास अत्याचार नहीं करेंगे, वहाँ की कंपनीज को कोई आप इंटरवेंट नहीं करेंगे। जिसके कारण हांगकांग एक आज़ाद देश नहीं है, वो एक चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो अब हम ये जानते हैं चौथा कि हांगकांग जो आज इतना आपको डेवलप सिटी दिख रहा है, हांगकांग आपको इतना रिचेस्ट सिटी दिख रहा है पूरी दुनिया में, ऐसे कौन से स्टेप लिए गए जिसके कारण हांगकांग आज पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ में से एक है? इसके बहुत सारी वजहें हैं। अगर आप शुरू से ही हांगकांग को देखें तो शुरू से ही हांगकांग पे पोर्तुगीज़, डच, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स का कब्जा रहा है, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस रहा है, जिसके कारण हांगकांग एक छोटा सा आइलैंड है। पूरी दुनिया में अगर आप मैप में देखें तो दिखेगा भी नहीं। तो हांगकांग पे शुरू से ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने के कारण जो ब्रिटिशर्स थे हांगकांग को एक पोर्ट सिटी की तरह डेवलप करते हैं। पोर्ट जितना भी मतलब समुद्री एरिया से घिरा होने के कारण हांगकांग को एक पोर्ट की तरह डेवलप करते हैं कि वहाँ पे सामान रखा जाएगा और दूसरे देश एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का व्यापार किया जाएगा। हांगकांग को शुरुआती टाइम में धीरे धीरे करके ब्रिटिश एरा में हांगकांग एक पोर्ट सिटी की तरह डेवलप होता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स शुरुआती टाइम से ही हांगकांग में बहुत ही ज़्यादा जितने भी पैसा आता था थोड़ा बहुत हांगकांग के डेवलपमेंट के लिए भी लगाते थे। जैसे हांगकांग पे बहुत ही अच्छे तरीके से रोड बनाते थे, हांगकांग पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते थे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते थे, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी देते थे, वहाँ पे जो है फ्रीएस्ट इकोनॉमी बनाते थे शुरू से ही। और जिसके कारण धीरे धीरे करके हांगकांग की जो गवर्नमेंट थी शुरू से ही जो टैक्सेस है
या तो मुफ्त है, या तो मतलब टैक्सेस नहीं लेती है, या तो बहुत कम टैक्सेस है कंपनीज़ के लिए। शुरू से ही अगर आप देखें तो हांगकांग की जो गवर्नमेंट है शुरू से ही कंपनीज़ के जो खिलाफ है वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट रही है। हांगकांग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनीज़ के खिलाफ वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है, कंपनी के फेवर में है, जिसके कारण पूरी दुनिया से कंपनीज़ हांगकांग पे आती है अपना बिजनेसेस करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो हांगकांग को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है बिजनेसेस करने के लिए। वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि पूरी दुनिया से कंपनीज आए और हांगकांग पे अपना व्यापार करे। उसके बाद जिसके कारण बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं हांगकांग के डेवलपमेंट के लिए, जैसे टैक्सेस को कम किया गया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन को मिनिमाइज़ किया गया। सरकार जो कंपनीज पे इंटरवेंट नहीं करती है, सरकार जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट हो या हांगकांग की गवर्नमेंट हो, जो कंपनीज है उसमें कोई इंटरवेंट नहीं करती, उसको कोई परेशान नहीं करती है। जिसके कारण जो पूरी दुनिया से कंपनीज आती है और 24 घंटे के अंदर में लाइसेंस ले लेती है बिजनेसेस करने के लिए, जिसके कारण हांगकांग की जो इकोनॉमी है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करती है। और धीरे धीरे करके हांगकांग पूरी दुनिया के सामने एक फाइनेंशियल सेंटर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो उनमें ही है। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेप लिए गए, जिसके कारण हांगकांग पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल सेंटर की तरह अपने आप को बनाता गया। अब हम ये जानते हैं हांगकांग की इकोनॉमी को एक बारीकी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। 74 लाख हांगकांग की आबादी है, जिसमें हांगकांग का पर कैपिटा इनकम $54,000 है, जो कि भारतीय रुपए में 44 लाख होता है। अगर आप हांगकांग के मैप में अगर आप हांगकांग को देखें तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, जिसके कारण जो उसका मेनलैंड चाइना है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया में। वही आप हांगकांग को देखें, इतना छोटा सा एरिया होने के कारण वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं बन सकता है, जिसके कारण हांगकांग की गवर्नमेंट एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनाई है, जिसके कारण हांगकांग की जो 93% रेवेन्यू आता है वो सर्विसेज से ही आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आता है मेनलैंड चाइना की तरह। क्योंकि जो 60% से भी ज़्यादा आबादी है वो सॉफ्टवेयर वो सर्विस में काम करती है, जैसे फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट में, बिजनेस सर्विसेज में काम करती है। 3000 से भी ज़्यादा जो स्टार्टअप है हांगकांग में रजिस्टर करते हैं, जिसके कारण ये साफ बताता है कि हांगकांग कितने बढ़िया तरीके से अपने आप को एक स्टार्टअप सिटी की तरह डेवलप कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन बन रहा है बिजनेस करने के लिए। 1961 से लेकर 1997 तक हांगकांग की इकोनॉमी 180% जीडीपी है उसका बढ़ जाता है, 7% उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। मेजर इंडस्ट्रीज़ है वही रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेसेस, यही सब हांगकांग की मेजर इंडस्ट्रीज़ है। हांगकांग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करें तो हांगकांग $533 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया, जापान, अमेरिका, चाइना मेन कंट्रीज है जो कि हांगकांग से इंपोर्ट करते हैं। वही हांगकांग इंपोर्ट करता है मेनली चाइना से, ताइवान से और सिंगापुर से हांगकांग इंपोर्ट करता है। उसके बाद धीरे धीरे कारण हांगकांग का जो इतना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के कारण हांगकांग का जो मतलब क्रेडिट रेटिंग है पूरी दुनिया में AA+ है, मतलब हांगकांग का जो क्रेडिट रेटिंग है पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है। और वही हांगकांग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.956 का है, मतलब हांगकांग के जो लोग हैं पूरी दुनिया में 81 ईयर्स से भी ज़्यादा जीते हैं। हांगकांग का पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हांगकांग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। हांगकांग में 74 से भी ज़्यादा बिलियनर्स है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा बिलियनर्स सिटीज़ में से हांगकांग एशिया में पूरे फर्स्ट पे आता है। हांगकांग पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हांगकांग का इतिहास क्या रहा है, हांगकांग और चाइना के बीच में क्यों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, हांगकांग का एक रिपब्लिक देश है या हांगकांग एक चाइना का पार्ट है। चारवां हम ये जानेंगे कि हांगकांग के डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेप लिए गए, जिसके कारण हांगकांग पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ में से एक बन गया। पाँचवां हम ये जानें कि हांगकांग की इकोनॉमी के बारे में कि हांगकांग कैसे पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल सेंटर है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है।